हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जिसको हम शॉर्ट में ई सॉप्स भी बोल देते हैं। तो अब आप क्या करें, अब आप अपने रजिस्टर में लिखें चैप्टर जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, साथ में ई सॉप लिख लें ब्रैकेट में। क्लियर है। तो चलिए अब हम हमारा ये वाला चैप्टर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ई सॉप्स होता क्या है। क्लियर है। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट की हुई है। इस एग्जांपल को यहाँ पे अच्छे से सुनना, इसकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ई सॉप्स होता क्या है। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब अज्यूम करो सर मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है प्रभजोत लिमिटेड। ठीक है। अब अज्यूम करो मैं ना यहाँ पे खड़ा हूँ 1/4/11 पे। ठीक है। और 1/4/11 को मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि एम्प्लॉयज़ जी आप मेरी कंपनी में ना कंटिन्यूसली 3 साल तक काम कीजिए, तो मैं आपको अपने शेयर्स सस्ते दाम पे दूंगा, सस्ते दाम पे दूंगा। अभी जो हमारे शेयर का मार्केट प्राइस है 80, तो मैं आपको अपना एक शेयर 20 रुपये पे दूंगा, यानी कि मैं आपको एक शेयर के पीछे 60 रुपये का बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा, यानी कि कंपनसेशन प्रोवाइड करूंगा ₹60। ठीक है जी। तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कहा 1/4/11 को कि आप मेरी कंपनी में कंटिन्यूसली 3 साल तक काम कीजिए, तो मैं आपको अपने शेयर सस्ते दाम पे दूंगा। अभी जो हमारा शेयर है उसकी मार्केट प्राइस यहाँ पे 80 है, तो मैं आपको एक शेयर 20 रुपये पे दूंगा, तो मैं आपको एक शेयर के पीछे 60 रुपये का बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा, यानी कि कंपनसेशन प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे 60 का। क्लियर है। ठीक है जी। तो मैंने 1/4/11 को अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा, तो 3 साल यहाँ तक कंप्लीट होंगे 31 मार्च 14 तक। इसका मतलब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप अपनी कंपनी में 31 मार्च 14 तक काम कीजिए, तो मैं आपको अपने शेयर सस्ते दाम पे दूंगा। ठीक है। इसके बाद मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपके पास पूरा एक साल है, यानी कि 31 मार्च 15 तक आपके पास पूरा यहाँ पे एक साल है। आप इस एक साल में कभी भी हमारे पास ये 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली पैसे लेके आना और हम आपको यहाँ पे शेयर इशू कर देंगे। क्लियर है। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कहा, 3 साल के बाद आपके पास पूरा एक साल है 31 मार्च 15 तक। आप इस पूरे एक साल में कभी भी 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारे पास पैसे लेके आना और हम आपको शेयर इशू कर देंगे। क्लियर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस पूरी चीज़ को बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। अच्छा जी। अब यहाँ पे इसको सर ऑप्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है कि वो शेयर ले भी सकते हैं अगर वो लेना चाहते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है, अगर वो शेयर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो ना लें। इसलिए इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स बोला जाता है। क्लियर है। तो ईसॉप्स क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं सभी की सभी, अब मैं आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर कंपनीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स ये सर लेके क्यों आती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसके बाद ये जो टर्म्स है मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। तो कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स सर लेके क्यों आती हैं, सो डैट वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनीज में रिटेन कर सकें, यानी कि उसके एम्प्लॉय छोड़ के ना जाएं। इसलिए वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स लेके आती हैं। देखो इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप 3 साल तक कंटिन्यूसली हमारी कंपनी में काम कीजिए, हम आपको अपने शेयर सस्ते दाम पे देंगे। तो यहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ के मन में एक लालच आ जाता है कि अगर हम यहाँ पे 3 साल कंटिन्यूसली काम कर लें तो हमें यहाँ पे कंपनी के शेयर सस्ते दाम पे मिलेंगे। इसीलिए वो इसी लालच के कारण 3 साल कंटिन्यूसली काम कर लेते हैं और यहाँ पे फिर कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनीज में रिटेन करने में सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है जी। तो एम्प्लॉय यहाँ पे छोड़ के नहीं जाते, तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स लेके आती है। क्लियर है। तो अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स यानी कि ईसॉप्स होता क्या है मैंने आपको ये बता दिया। कंपनी ये प्लान्स लेके क्यों आती है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये जो टर्म्स हैं सभी की सभी, अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है। जो हमारे शेयर का मार्केट प्राइस है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और वो यहाँ पे कितना है 80। ठीक है जी।
इसके बाद सर एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस पे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफर किया है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, और वो यहाँ पे कितना है 20। इसके बाद सर कंपनसेशन प्रोवाइड क्या होता है? सर कंपनसेशन प्रोवाइड, जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड किया है उसी को बोल देते हैं कंपनसेशन प्रोवाइड, और वो यहाँ पे कितना है 60। देखो 80 का शेयर हम 20 पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेनिफिट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 60, तो इसी को बोल देते हैं यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड। ठीक है जी, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को इसका मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड 60 का किया है। ठीक है, इसके बाद 1/4/11 क्या है? हमारी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस डेट को हम अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयज़ ही हमारे पास कंटिन्यूसली 3 साल तक काम कीजिए तो हम आपको अपने शेयर सस्ते दाम पे देंगे। इसके बाद 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपके पास पूरा यहाँ पे 1 साल है, आप कभी भी हमारे पास पैसे लेके आना और हम आपको शेयर इशू कर देंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे 1/4/11 को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे 1/4/11 को बोला जाता है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो 3 साल है इसको बोला जाता है यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड। इसके बाद ये जो 1 साल है इसको बोला जाता है यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सभी के सभी टर्म्स क्या हैं मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स क्या होता है। इसके बाद सर ये प्लान्स कंपनी लेके क्यों आती है, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद ये टर्म्स क्या हैं सभी की सभी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं सर इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स। तो अब आप क्या करें, अब आप अपने रजिस्टर में हेडिंग बनाएं बेसिक पॉइंट्स। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। तो मेरे साथ साथ आप ये पॉइंट नंबर 1 लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पॉइंट में क्या सीखेंगे। हम इस पॉइंट में ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मीनिंग सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी द ऑप्शन बट नॉट द ऑब्लिगेशन। बिल्कुल सर, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, एम्प्लॉयज़ के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि सर हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते क्या है। ठीक है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे ये भी लिख लें और साथ में ये जो डायग्राम है ये भी बना लें, सो डैट इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है? तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमारे पास यहाँ पे एक ही ये बेसिक पॉइंट था और ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे सभी के सभी बेसिक पॉइंट्स भी बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर हमने इस चैप्टर में ना बेसिकली करना क्या है। हमने इस चैप्टर में ना ये 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। कौन कौन से सर? फर्स्ट, अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि सर ईसॉप्स व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज गिवन। ठीक है, इसके बाद सर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। इसके बाद थर्ड, अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि ईसॉप्स व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज नॉट गिवन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है यहाँ पे ग्रेडेड वेस्टिंग। ठीक है, हमने ना इस चैप्टर में ये 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें से स्टडी क्या करना है, जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि हमने इस चैप्टर में ना ये 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप क्या करो, अब आप अपने रजिस्टर में लिखो सर कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि ईसॉप्स व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज गिवन। तो हम सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। तो अब आप क्या करो, अपने रजिस्टर में लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि ईसॉप्स व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज गिवन। क्लियर है? तो चलिए अब हम हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखना क्या है। हम इस कॉन्सेप्ट में ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, यानी कि ईसॉप्स की अकाउंटिंग सीखेंगे जब हमारे पास वेस्टिंग पीरियड गिवन हो। क्लियर है? हम इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट में ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स यानी कि ईसॉप्स की अकाउंटिंग सीखेंगे जब हमारे पास वेस्टिंग पीरियड गिवन हो। क्लियर है? तो चलिए अब हम हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ना एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स की हेल्प से इसको यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी। दीपक लिमिटेड ग्रांट्स 10 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 100 एम्प्लॉयज। ठीक है जी। ऑन 1/4/11 ₹4.20 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 80 पर शेयर। तो यहाँ पे हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं और 10 स्टॉक ऑप्शन है। तो अगर मैं 10 इंटू 100 करूँ तो मेरे पास आ गया 1000। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने ऑफर 1000 स्टॉक ऑप्शंस की हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद कब किए हैं सर? 1/4/11। तो ये होगी हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 1/4/11 है हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद है यहाँ पे ₹4.20 यानी कि 20 हो गया मेरे पास यहाँ पे फिर एक्सरसाइज प्राइस। और यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है? 80। तो मार्केट प्राइस हो गया मेरे पास यहाँ पे ऑफ शेयर यहाँ पे 80। ठीक है जी। तो यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कितना हो गया सर? 60। देखो 80 का शेयर हम यहाँ पे 20 पे ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड हो गया 60। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद द वेस्टिंग पीरियड इज़ 3 ईयर्स। तो वेस्टिंग पीरियड हमारे पास यहाँ पे 3 ईयर्स है और एक्सरसाइज पीरियड यहाँ पे 1 ईयर है। तो अगर ये 3 ईयर्स है तो 1/4/11 हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो 3 साल यहाँ पे कंप्लीट होंगे 31 मार्च 14। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा वेस्टिंग पीरियड है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड है 1 साल। तो यहाँ से लेके 31 मार्च 14 से लेके 31 मार्च 15 तक, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 साल एक्सरसाइज पीरियड होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। इसके बाद देखो आउट ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ 10 एम्प्लॉयज़ लीव द जॉब ऑन 1/12/11। तो 1/12/11 हमारे पास यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के चले गए। तो 10 एम्प्लॉयज़ और यहाँ पे पर एम्प्लॉय कितना था? 10 स्टॉक ऑप्शंस। तो इसका मतलब ये है 10 इंटू 10 मेरे पास बच गए यहाँ पे 100। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सो अनवेस्टेड 100 ऑप्शंस लेफ्ट ऑन दिस डेट। तो यहाँ पे हमारी 100 ऑप्शन लेफ्ट होगी क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए। अच्छा जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सो अनवेस्टेड 100 ऑप्शन लेफ्ट ऑन दिस डेट, ये हमने देख लिया। इसके बाद है 5 एम्प्लॉयज़ लीव द जॉब ऑन 1/8/12। तो 1/8/12 को यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लीव यानी कि जॉब छोड़ के चले गए और हमारे पास यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली पर एम्प्लॉय कितना है? 10। तो 5 इंटू 10 मेरे पास आ गया 50। सो अनवेस्टेड 50 ऑप्शन लेफ्ट ऑन दिस डेट। तो यहाँ पे हमारे पास 50 ऑप्शन लेफ्ट होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ें मैं यहाँ पे इस डायग्राम में प्लेस करता जा रहा हूँ। इसके बाद सर हमारे पास क्या है? इसके बाद है हमारे पास ये रहा सर ऑन 1/11/13 15 एम्प्लॉयज़ लीव द जॉब। तो यहाँ पे 1/11/13 को हमारे पास 15 एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के चले गए। सो यहाँ पे 150 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट होगी। ठीक है जी ऑन दिस डेट। तो यहाँ पे देखो 15 एम्प्लॉयज़ है और पर एम्प्लॉय यहाँ पे 10 है। तो 15 इंटू 10 तो यहाँ पे 150 ही बन रहा है। तो 150 अनवेस्टेड ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट होगी। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास क्या है? फाइनली 70 एम्प्लॉयज़ कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड। बिल्कुल यहाँ पे 70 एम्प्लॉयज़ ने ही वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट किया होगा। देखो यहाँ पे हमने 100 एम्प्लॉयज़ को ये जो स्टॉक ऑप्शन है ये ऑफर की थी। इसके बाद 10 यहाँ पे छोड़ के चले गए, 5 यहाँ पे, 15 यहाँ पे। तो इसका मतलब 10 + 5 हमारे पास 15 + 15 यहाँ पे 30। तो 30 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे छोड़ के चले गए। इसके बाद 70 एम्प्लॉयज़ ही होंगे जिन्होंने यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट किया होगा, यानी कि हमारे पास 3 साल कंप्लीट यानी कि कंटिन्यूसली काम किया होगा। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है फाइनली 70 एम्प्लॉयज़ कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड। ठीक है जी। इसके बाद ऑन 1714 यहाँ पे हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। ठीक है जी। इसका मतलब यह है ऑन 1714 50 एम्प्लॉयज़। तो 50 यहाँ पे पर एम्प्लॉय कितना है? 10 है। ठीक है जी। तो 500 ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज होगी। इसका मतलब हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ आए, पैसे लेके आए और हमने यहाँ पे 1714 को उनको शेयर इशू कर दिए। अच्छा जी। इसके बाद 20 एम्प्लॉयज़ डिड नॉट एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस। तो उन्होंने सर 20 एम्प्लॉयज़ ने अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज की ही नहीं है, यानी कि वो हमारे पास पैसे लेके आए ही नहीं है और हमने उनको शेयर इशू किए ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 एम्प्लॉयज़ डिड नॉट एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। ठीक है। एंड हेंस 200 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। तो यहाँ पे देखो 20 एम्प्लॉयज़ आए नहीं है, पर एम्प्लॉय यहाँ पे 10 है। तो 20 इंटू 10 हमारे पास 200 ही बनता है। तो 200 वेस्टेड ऑप्शन हमारे पास एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड यानी कि 31 मार्च 15 को यहाँ पे लैप्स हो रही है। ठीक है जी। ये यहाँ पे चीज़ है। इसके बाद नॉमिनल वैल्यू इज ₹10 पर शेयर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू यहाँ पे ₹10 है।
ठीक है जी। और हमने करना क्या है, पास जर्नल एंट्रीज, हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है। तो ये हमारा यहाँ पे काम है। जो पूरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे इसको सर लिख लिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन और हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास ऑन करते हैं। सो अब यहाँ पे ना ये रही सर इसकी जर्नल एंट्रीज, यानी कि ये रहा इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैंने इस डायग्राम की फॉर्म में पूरा लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे ना ये डायग्राम ही देखते जाएंगे और हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास ऑन करते जाएंगे, यानी कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे करते जाएंगे। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे ना ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन को मैंने डायग्राम की फॉर्म में ही लिख लिया। अब हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे और साथ में यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो सर हम यहाँ पे ये जो है हमारे पास 1/4/11, तो ये हमारे पास डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस डेट पे हम कोई भी एंट्री पास ऑन नहीं करते। हम एंट्री पास ऑन करेंगे यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे 1 साल कंप्लीट होगा 31 मार्च 12 को, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एंट्री क्या पास ऑन करेंगे, अब इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना। तो ये रहा हमारे पास स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे 31 मार्च 12, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, इसको बहुत अच्छे से देखना। देखो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 31 मार्च 12 को, तो मेरा यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास सर यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, द आंसर इज 900। देखो यहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को 1000 ऑप्शंस ऑफर किए थे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमारी ऑप्शंस 100 लैप्स हो चुकी हैं, यानी कि हमारी एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो हमारी यहाँ पे 100 ऑप्शन लैप्स होगी। इसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 12 को हमारे पास 900 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो यहाँ पे मेन चीज़, मैं सर यहाँ पे खड़ा हूँ 31 मार्च 12 को। तो अब यहाँ पे खड़ा होकर ना मैं ये जजमेंट करूँगा कि जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, यानी कि 31 मार्च 14 को, सर मेरी कितनी ऑप्शंस वेस्ट होंगी, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये जजमेंट करूँगा कि 31 मार्च 14 को मेरी कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ 31 मार्च 12 को, तो मेरे पास 900 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे यही अज्यूम करूँगा, बेस्ट अजम्पशन तो यही बनती है कि यहाँ पे भी मेरे पास 900 ऑप्शंस ही अवेलेबल होंगी, यानी कि मेरे 900 ऑप्शंस ही यहाँ पे बेस्ट होंगे। सर ये कैसे हो सकता है, देखो 50 ऑप्शन तो यहाँ पे लेफ्ट होगी, 150 यहाँ पे, तो आप कैसे कह सकते हो कि 900 ऑप्शन ही मेरी यहाँ पे लेफ्ट होंगी। अब आप देखो मैं ना यहाँ पे खड़ा हूँ बच्चे, ये मेरे लिए फ्यूचर है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 31 मार्च 12 को, तो 31 मार्च 12 को मेरे पास यहाँ पे 900 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे जजमेंट करनी है कि 31 मार्च 14 को कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, यानी कि कितनी ऑप्शन यहाँ पे वेस्ट होंगी जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा। तो अभी मेरे पास 900 अवेलेबल है, इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास और अवेलेबल नहीं है। तो मैं यही अज्यूम करूँगा कि ये 900 की 900 ऑप्शन ही यहाँ पे वेस्ट होंगी, यानी कि 31 मार्च 14 को मेरे पास अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे 50 ऑप्शंस मेरे पास लैप्स हुई हैं सर, 150 यहाँ पे हुई है, ये मेरे पास अब फ्यूचर है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि मैं 31 मार्च यहाँ पे 12 पे खड़ा हूँ। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे 900 के अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट जजमेंट मुझे यही लग रही है कि मेरी 900 ऑप्शन ही बेस्ट होंगी, यानी कि यहाँ पे अवेलेबल होंगी जब मेरा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक अब ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे पहले साल का एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 12, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑप्शंस वेस्टेड, तो हमें यहाँ पे लग रहा है 31 मार्च 12 को कि 900 ऑप्शंस वेस्ट होंगी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे 31 मार्च 12 तक सर टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस 900 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे कितना सर 60 इंटू किया 60 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, वो मेरे पास कितना है यहाँ पे 3 ईयर्स, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 करेंगे, 1 क्या है सर नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, तो यहाँ तक हमारे पास कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक हमारे पास 1 साल ही कंप्लीट हुआ है। तो इंटू अगर नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड मेरे पास 1, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे 18,000 आ गया।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। यहाँ तक कितने ईयर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो मेरे पास आ गया 18,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, क्या हमने पहले कोई रिकॉग्नाइज किया है? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहला साल ही है तो हमने पहले कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, तो हम इस साल कितना अपना कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे? द आंसर इज 18,000। तो 18,000 माइनस यहाँ पे नील है, तो यहाँ पे 18,000 माइनस नील, यहाँ पे आ गया 18,000। तो 18,000 हम पहले साल में एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी जनरलिटीज। तो 31 मार्च 12 एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 18,000, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 18,000, ठीक है जी। इसके बाद टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 18,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना ये हमारा खर्चा है तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक तरीके की लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर्स में पेमेंट करनी है, इसलिए ये हमने यहाँ पे लाइबिलिटी रेज कर दी, ठीक है जी। और यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया 31 मार्च 12, ठीक है। इसके बाद 31 मार्च 12 हम ये एक्सपेंस को अब यहाँ पे P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। P&L अकाउंट डेबिट यहाँ पे 18,000 टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट मेरे पास 18,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। हमने यहाँ पे सिंपली ये एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर की एंट्री पास ऑन कर दी और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल अब यहाँ पे कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं सर सेकंड ईयर। अब हम यहाँ पे 31 मार्च 13 को एंट्री पास ऑन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक तो वर्किंग कर ली, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 13 को हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? द आंसर इज 850, ठीक है जी। 850 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे 900 से 50 ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट हो गए, तो हमारे पास 850 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे खड़े होके 31 मार्च 13 पे खड़े होके ये देखेंगे कि सर यहाँ पे ये जजमेंट करेंगे कि 31 मार्च 14 जब हमारे पास यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो कितनी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होंगी, यानी कि अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे हमारे पास यही अजम्पशन रहेगी कि ये 850 की ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल होंगी, यानी कि बेस्ट होंगी, क्योंकि और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये 150 हमारे लिए यहाँ पे फ्यूचर है, हमने इसको कंसीडर नहीं करना। यहाँ पे बेस्ट एस्टिमेशन यही लग रही है, यही यहाँ पे जजमेंट हो रही है कि ये 850 ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल होंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, तो यही हमारे पास यहाँ पे बेस्ट होंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड 31 मार्च 13 हमारे पास यहाँ पे लग रहा है 850, ठीक है जी। 31 मार्च 13 तो 850 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, ठीक है। इसके बाद टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो सर यहाँ तक का खर्चा कितना हमारे पास यहाँ पे बनता है जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए? तो 850 नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू यहाँ पे सर कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है 60, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय करेंगे वेस्टिंग पीरियड, वो यहाँ पे कितना है सर 3 साल, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, मेरे पास यहाँ तक कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं 31 मार्च 13 तक? द आंसर इज 2 ईयर्स। तो यहाँ तक देखो हमारे पास 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे इंटू 2, तो मेरे पास आ गया 34,000। तो यहाँ तक का खर्चा टोटल 34,000 है जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली हमने सर अभी तक कितना रिकॉर्ड कर लिया? द आंसर इज 18,000, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले साल में 18,000 रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ तक हमने 18,000 रिकॉग्नाइज कर लिया है। होना चाहिए 34,000, 18,000 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, अब हम कितना करेंगे 34,000 माइनस 18,000, तो 16,000 हम यहाँ पे 31 मार्च 13 को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर में। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्रीज पास ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 13 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मेरे पास 16,000, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 16,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, यहाँ पे आ गया 16,000। इसके बाद इस एक्सपेंस को हम यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 13 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट 16,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे 16,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर, ठीक है जी। तो यहाँ तक अब हमारे पास चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड ईयर, क्योंकि यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। अब सर हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? द आंसर इज 700,
ठीक है जी। देखो यहाँ पे 850 थी, इसके बाद 150 तो यहाँ पे लैप्स होगी, तो यहाँ पे 700 ऑप्शन अवेलेबल है और यही हमारे पास वेस्ट हुई है। क्लियर है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ही खर्चा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस 31 मार्च 14, तो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड यहाँ पे कितने हैं सर 700, तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो सर यहाँ तक हमारा टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो 700 यानी कि नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है जी, इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे 60 है, ठीक है जी, इंटू 60 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड हमारे पास यहाँ पे 3 साल है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, सर यहाँ तक कितने साल कंप्लीट हो गए 3 साल, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंटू कर दिया 3, मेरे पास आ गया 42,000। तो यहाँ तक हमारा खर्चा 42,000 का रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली हमने अभी तक सर कितना रिकॉग्नाइज किया है पहले, तो हमने 18,000 पहले साल में किया है, 16,000 दूसरे साल में किया है, तो 34,000 इन दोनों का टोटल करेंगे तो 34,000 हमने अभी तक पिछले सालों में रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद तो करंट ईयर में हम कितना कर लेंगे, तो कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ 42,000 हमारे पास यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है जी, अभी तक हमने पिछले सालों में कितना किया है 34,000, तो 42,000 माइनस 34,000 मेरे पास आ गया 18,000, जो कि हम थर्ड ईयर में यानी कि 31 मार्च 14 को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे 88,000 के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे जनरेटिव पास ऑन कर लेते हैं। 31 मार्च 14 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यहाँ पे 8,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट मेरे पास आ गया 8,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। अब हम यहाँ पे इस एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 14 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट आ गया 8,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे गया 8,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। क्लियर है। तो अब हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 1714, क्योंकि यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 1714, तो यहाँ पे 500 ऑप्शन एक्सरसाइज हुई है। तो अब हमने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जनरेटिव पास ऑन करनी है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो हमारा है, हम यहाँ पे इसको डिक्रीज़ करते हैं। अच्छा जी, डिक्रीज़ कैसे करते हैं सर, डेबिट करके। ठीक है जी। अब किस अमाउंट से करते हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड की कैलकुलेशन करते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होके आती है उससे हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है जी, ये देखो 1714 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 500 हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। ठीक है जी, इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास यहाँ पे 60 है, तो मेरे पास यहाँ पे डेबिट आ गया 30,000। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया डेबिट करके। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव की है अपने एम्प्लॉय से, वो हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुई हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस है 20। ठीक है जी, तो 500 इंटू 20 यहाँ पे अगर 10,000 जो हमने अपने एम्प्लॉय से रिसीव किया होगा, तो बैंक अकाउंट 500 इंटू 20 मेरे पास डेबिट करके आ गया 10,000, ये हमने अपने एम्प्लॉय से रिसीव किया होगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे शेयर इशू कर दिए होंगे। तो अब मेरे पास आ गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सर 500 ऑप्शन एक्सरसाइज हुई है, तो हमने यहाँ पे 500 शेयर इशू किए होंगे। तो इंटू आ गया 10, 500 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने क्लियरली कहा है नॉमिनल वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, यहाँ पे फेस वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 500 इंटू 10 मेरे पास आ गया यहाँ पे 5,000। ठीक है जी। इसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ गया मेरे पास यहाँ पे 500 इंटू 70 35,000 बीइंग ऑप्शंस एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। बीइंग ऑप्शंस यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ तक हमने ये जनरली पास ऑन कर ली। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जनरल एंट्री बिल्कुल कंप्लीट है। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जनरल एंट्री बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे इस जनरल एंट्री के पीछे ना लॉजिक बताता हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी है जिसके अगेंस्ट में हमने शेयर इशू करने हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पे शेयर इशू कर दिए, तो हम यहाँ पे इसको सर डेबिट करके यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव की है अपने एम्प्लॉय से, वो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे शेयर इशू कर दिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब सर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ पे कैसे आता है, इसको बहुत अच्छे से सुनना। देखो यहाँ पे 60 और ये 20, 80 हमारे पास डेबिट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्रेडिट यहाँ पे कितना हो रहा है सर, हमारे पास 10, तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास यहाँ पे आ गई 70, जो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट होगा, जो हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा। क्लियर है, दोबारा बता रहा हूँ। देखो
ये 60, ये 20, 80 हमारे पास डेबिट हो रहा है। इसके बाद क्रेडिट हमारे पास यहाँ पे 10 हो रहा है, तो बैलेंस फिगर हमारे पास यहाँ पे आ गई 70, जो कि हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो 500 इंटू 70 हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। क्लियर है। तो ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया, और इस एंट्री के पीछे लॉजिक क्या है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अब यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 15, क्योंकि यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली और यहाँ पे हमारे पास 200 ऑप्शन लैप्स हुई हैं। अब हमने इसके लिए जनरल पास ऑन करनी है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इसकी जनरल पास ऑन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। सर कैसे करेंगे, डेबिट करके। ठीक है जी। किस अमाउंट से करेंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड की कैलकुलेशन करके अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उस अमाउंट से इसको यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद इसका जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 15 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी सर, 200, नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं 200 इंटू 60, कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास 60 है, तो 200 इंटू 60 मेरे पास आ गया 12,000। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट मेरे पास आ गया 12,000 बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे ना हमने जनरल एंट्री तो पास ऑन कर दी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। देखो हमारे पास ना यहाँ पे 200 ऑप्शंस लैप्स हुई हैं। ठीक है जी। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये 200 ऑप्शंस के लिए शेयर इशू नहीं करने। ठीक है जी। अगर हमने यहाँ पे शेयर इशू नहीं करने तो हमारे पास ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये हमारी क्या है, ये हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी है जिसके अगेंस्ट में हमने शेयर इशू करने हैं। और हम यहाँ पे शेयर इशू जब करेंगे ही नहीं तो हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो रही है और उसके बदले में हमने यहाँ पे शेयर इशू नहीं करनी, यानी कि पेमेंट नहीं करनी शेयर्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास यहाँ पे फ़ायदा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। और हम यहाँ पे इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया 2 जनरल रिजर्व। क्लियर है। तो ये है अब यहाँ पे इस एंट्री के पीछे लॉजिक, मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ अब बिल्कुल कंप्लीट है। इसी के साथ अब हमारे पास यहाँ पे सभी की सभी जनरल एंट्रीज बिल्कुल कंप्लीट है। और इसी के साथ हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। हमने इस एग्जांपल में जनरल एंट्रीज ही पास ऑन करनी थी और ये हमने यहाँ पे कर दी, और यहाँ पे हमारे पास अब ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमारे पास ना यहाँ पे ये वाली एग्जांपल तो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एग्जांपल का एक बार यहाँ पे क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। तो ये हमारे पास उस साल का होता है खर्चा जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का खर्चा है, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जनरल पास ऑन कर दी और इसके बाद ये खर्चा हमने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद ये दूसरे साल का है, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, जनरल पास ऑन की, ये P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड ईयर का है, तो ये हमने यहाँ पे खर्चा रिकॉर्ड किया, जनरल पास ऑन की, इसके बाद इसको P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पे ये अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होती है। ठीक है। तो पहले साल में हमारे पास कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद दूसरे साल में ज़रूर होगा। तो हम यहाँ पे इस अमाउंट में से ये माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये अमाउंट आती है। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद सर हमने एंट्रीज यहाँ तक देख ली, इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस एक्सरसाइज हुई हैं तो हमने ये एंट्री पास ऑन कर दी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन लैप्स हुई है तो हमने ये एंट्री पास ऑन कर दी। क्लियर है। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सभी के सभी जनरल एंट्रीज भी पास ऑन हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे इसका क्विकली रिकैप भी ले लिया और यहाँ पे हमारी अब ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है और हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से ये अच्छे से सीख लिया कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स यानी कि ESOPs की अकाउंटिंग कैसे करते हैं अगर हमारे पास वेस्टिंग पीरियड गिवन है।
क्लियर है, ये हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से सीख लिया और अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ बताता हूँ, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। देखो, कंपनसेशन प्रोवाइड ना हमारे पास दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है जी, दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है जी। अब सर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास वो कंपनसेशन प्रोवाइड होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है जी। और जो हमने अभी एग्जाम्पल की है ना, उसमें इसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे वर्किंग की थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ही गिवन था। क्लियर है, ठीक है जी। अब इसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास वो कंपनसेशन प्रोवाइड होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब सुनो, यहाँ पे मेन चीज़ जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, देखो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, ये दोनों ना यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास कंपनसेशन प्रोवाइड होता है और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास शेयर की फेयर वैल्यू होती है। तो ये दोनों ना डिफरेंट टर्म्स हैं, इसमें आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। क्लियर है? अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे। क्लियर है, ठीक है जी। तो मैंने अब आपको यहाँ पे क्या बताया कि सर कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन और सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है जी। अब ये क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और यहाँ तक हमारी ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ना यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। देखो, हमारे पास ना ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन होगी या सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन होगी, ठीक है जी। इन दोनों में एक ही चीज़ गिवन होगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों में से एक ही कैलकुलेट कर पाएंगे और फिर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही होगा, लेकिन सर कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि हमारे पास ना ये दोनों ही गिवन हो या ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो जिसके अकॉर्डिंगली हम ये दोनों ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं, फिर हम किसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे? फिर जो क्वेश्चन कहेगा हम उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन ने कह दिया कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करो, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। क्वेश्चन ने कह दिया कि आप फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करो, तो हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाए फिर हम क्या करेंगे? फिर हम फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट इसी तरीके से काम करता है। क्लियर है? तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपको ये सारी चीज़ें वैसे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, लेकिन हम यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पे चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है जी। अज्यूम करो हमारे पास क्वेश्चन में ना मार्केट प्राइस गिवन है सर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 90, ठीक है, और अज्यूम करो एक्सरसाइज प्राइस गिवन है हमारे पास 20, और हमारे पास क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है जी। तो फिर हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि 90 माइनस 20 मेरे पास आ गया 70। तो ये 70 मेरे पास यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में यही कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 70 और यही मेरे पास बन जाएगा कंपनसेशन प्रोवाइड। तो हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इस एग्जांपल में यही था और यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है जी। अज्यूम करो सर हमारे पास क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है 60 और एक्सरसाइज प्राइस गिवन है 10 और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है जी। तो फिर हम यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि 60 माइनस 10 मेरे पास आ गया 50। तो ये मेरे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, तो यही मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा कंपनसेशन प्रोवाइड। तो हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में इसी के अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करेंगे। क्लियर है? तो इस एग्जांपल में यही है और यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है जी। अज्यूम करो हमारे पास क्वेश्चन में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिवन है 75,
एक्सरसाइज प्राइस गिवन है 15 और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है मेरे पास यहाँ पे 70। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस 75 माइनस 15 मेरे पास आ गया 60। ठीक है, और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस मेरे पास आ गया सर 70 माइनस 15 मेरे पास आ गया 55। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो मेन चीज़, अगर तो क्वेश्चन ने कह दिया कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है तो हम इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि आपने फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है तो हम इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड है। अच्छा जी, इसके बाद लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये भी कंपनसेशन प्रोवाइड है, ये भी कंपनसेशन प्रोवाइड है, फिर हम यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा इंस्टीट्यूट इसी तरीके से काम करता है। क्लियर है, तो इस एग्जांपल में यही था और यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी, अज्यूम करो सर हमारे पास क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज इट इज़ गिवन है 25 और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे फिर, किसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, तो यही हमारा यहाँ पे बन जाएगा कंपनसेशन प्रोवाइड, तो हम इसके अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारी अब ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा जी, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी, अब अज्यूम करो हमारे पास क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही गिवन है सर 20। ठीक है जी, अज्यूम करो हमारे पास क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही गिवन है 20 और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड। फिर हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में इसी के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, अब अज्यूम करो सर हमारे पास क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है 10 और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है 6, तो मेरे पास अब यहाँ पे दोनों चीज़ें गिवन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अच्छे सुनना, अगर सर क्वेश्चन ने बता दिया कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि आपने फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इस तरीके से काम करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में यही है और यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है जी, सो अब मैं आपको यहाँ पे ना बिल्कुल फाइनल क्रक्स करके दे रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना। देखो, कंपनसेशन प्रोवाइड ना हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन और दूसरा होता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है जी, अब सर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास वो कंपनसेशन प्रोवाइड होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, इसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या होता है सर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारे पास वो कंपनसेशन प्रोवाइड होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, और हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर हमारे पास ना ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हमारे पास या तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन होगा या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन होगा, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इन दोनों में से एक ही कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमारे पास ये दोनों ही गिवन होंगे या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिसके अकॉर्डिंगली हम ये दोनों ही कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करो, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करो, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, फिर हम यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट इसी तरीके से काम करता है। क्लियर है, तो अब मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल फाइनल क्रक्स करके दे दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हमने यहाँ पे सर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली। सो अब हम यहाँ पे ना इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारा क्वेश्चन है और सर ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। तो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
वेलकम लिमिटेड ग्रांट्स 1000 ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉयज़ ऑन 1/4/2010 एट ₹60। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास 1000 ऑप्शन है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास 1/4/2010 यानी कि 1/4/10 हमारे पास डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे जो 60 है ये हमारे पास बन गया यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस। इसके बाद द वेस्टिंग पीरियड इज़ 2.5 ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेस्टिंग पीरियड है वो 2.5 है। तो यहाँ से लेके अगर मैं कहूँ तो हमारे पास 2.5 यहाँ पे बनेगा 30 सितंबर 12 को, यानी कि 2012 को, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2.5 ईयर बनते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये वेस्टिंग पीरियड बनेगा। इसके बाद द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज़ 1 ईयर। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड कितना है सर? 1 ईयर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज पीरियड होगा 30 सितंबर 12 से लेके 30 सितंबर 13 तक हमारा ये एक्सरसाइज पीरियड होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज़ 90। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो यहाँ पे हमारे पास 90 है। इसके बाद ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज ऑन 31 जुलाई 2013। तो यहाँ पे हमारे पास सभी की सभी 1000 ऑप्शंस यहाँ पे एक्सरसाइज हो चुकी हैं। जर्नलाइज करना है हमने। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ ₹10 पर शेयर। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन है। तो हमने यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास ऑन करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले तो देखो हमारे पास ना यहाँ पे मार्केट प्राइस गिवन है शेयर का। ठीक है जी, 90। और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगी सर? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो मेरे पास आ गया 30। ठीक है जी। तो 30 मेरा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ये बन गया कंपनसेशन प्रोवाइड। तो मेरा अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है? द आंसर इज 30। हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा इसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। ठीक है जी। 31 मार्च 11 हमारा फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद 31 मार्च 12 हमारा दूसरा ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमारा हाफ ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 30 सितंबर 12 को। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ पे पहले साल का एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 1000 ऑप्शंस ऑफर की थी। ये देखो 1000। इसके बाद कोई भी यहाँ पे लैप्स नहीं हुई है तो यहाँ पे भी 1000 ऑप्शन ही एज इट इज़ अवेलेबल होंगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं 31 मार्च 11 को। तो हम यहाँ पे जजमेंट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि यहाँ पे जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा 30 सितंबर 12 को तो कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि यही हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो 1000 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड हमारे पास आ गया 1000। ठीक है जी। इसके बाद टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड। हमारे पास यहाँ पे कितना है? 30। ये देखो 90 माइनस 60 मेरे पास आ गया यहाँ पे 30। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड मेरे पास कितना है? 2.5 ईयर। ये देखो 2.5 ईयर्स। ठीक है जी। इसके बाद इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। तो यहाँ तक सर कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं? 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे पास आ गया अब ये कैलकुलेशन करने के बाद 12,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस से रिकॉग्नाइज प्रीवियसली कोई हमारे पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये हमारे पास पहला ही साल है। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ यहाँ पे आ जाएगा 12,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली चीज़ है 12,000 माइनस नील हमारे पास यहाँ पे 12,000 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो हम पहले साल में इतना कंपनसेशन एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री पास ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 11 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट हमारे पास आ गया 12,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे आ गया 12,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। अब इसके बाद ये जो एक्सपेंस है हम इसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 11 P&L अकाउंट डेबिट 12,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 12,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड ईयर। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 12। ठीक है जी। तो कोई भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लैप्स नहीं हुई है तो यहाँ पे भी 1000 एज इट इज़ अवेलेबल होंगी। और हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे, यानी कि यहाँ खड़े हो गए हम यहाँ पे जजमेंट करेंगे जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा कि तो कितनी
ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, यानी कि कितनी ऑप्शन वेस्ट होंगी, तो यही यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगी। यही हमारी यहाँ पे बेस्ट जजमेंट है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड हमारे पास आ गया 1000, ठीक है जी। टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। तो यहाँ तक हमारे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरे पास आ गया 24,000, ठीक है। कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, हमने यहाँ पे पिछले साल 12,000 रिकॉर्ड कर लिया, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद अब हम करंट ईयर में कितना करेंगे, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ, तो हम यहाँ पे सर कितना करेंगे, 24,000 माइनस 12,000, मेरे पास आ गया 12,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इसकी एंट्री पास ऑन कर देते हैं। 31 मार्च 12 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मेरे पास आ गया 12,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। अब हम यहाँ पे एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। 31 मार्च 12 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया सर 12,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे अगर 12,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हाफ ईयर कंसीडर करेंगे, और वो कंप्लीट होता है 30 सितंबर 12 को। अब यहाँ पे सर कितनी ऑप्शंस वेस्ट हुई हैं, द आंसर इज 1000, पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लेफ्ट नहीं हुई है, तो ये पूरी की पूरी ही वेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 सितंबर हमारे पास 12, नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड कितना है सर 1000। इसके बाद टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, यहाँ पे कितने हो गए सर 2.5, तो ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, मेरे पास आ गया 30,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, हमने सर पहले कितना रिकॉर्ड किया है, देखो पहले साल में 12,000, इसके बाद ये 12,000, तो टोटल आ गया मेरे पास 24,000, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, तो 30,000 माइनस 24,000, मेरे पास आ गया 6,000, ये हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसकी जनरेटिव। तो यहाँ पे देखो 30 सितंबर हमारे पास 12, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मेरे पास आ गया 6,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 30 सितंबर 12 P&L अकाउंट डेबिट यहाँ पे 6,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे 6,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 31 जुलाई 13 है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1000 ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी जनरलिटी पास ऑन करेंगे, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ कैसे करेंगे, डेबिट करके। अच्छा जी, किस अमाउंट से करेंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड, जो कि हमारे पास है 30, तो इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास आ गया 30,000, और हम यहाँ पे 30,000 से इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखो मेरे पास 31 जुलाई 13 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1000 इंटू 30 डेबिट आ गया मेरे पास 30,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव किया है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन कितनी है सर 1000, और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस 60 है। तो 1000 इंटू 60, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 60,000। बैंक अकाउंट आ गया 1000 इंटू 60, मेरे पास आ गया डेबिट करके 60,000। इसके बाद हम यहाँ पे शेयर इशू कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सर शेयर कितने इशू करेंगे, यहाँ पे 1000, क्योंकि ऑप्शन 1000 एक्सरसाइज हुई है, तो हम यहाँ पे 1000 शेयर इशू करेंगे। और यहाँ पे एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है मेरे पास 10, ठीक है जी। तो 1000 इंटू 10 मेरे पास आ गया 10,000। इसके बाद 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास 30 है, ये 60 है, ठीक है जी। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 90 डेबिट हो रहा है। इसके बाद क्रेडिट यहाँ पे 10 हुआ है, तो मेरे पास बैलेंस भी करा गया यहाँ पे 80। तो 1000 इंटू 80, तो मेरे पास आ गया 80,000, जो कि होगा मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग ऑप्शंस एक्सरसाइज। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे काम कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और नहीं है, सभी की सभी ऑप्शंस हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज हो चुकी हैं, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे जनरलिटी पास ऑन करनी थी, और ये हमने यहाँ पे पूरी की पूरी जनरलिटीज पास ऑन कर दी। इसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी बना दी, स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने यही करना था, और यहाँ पे हमारा भी ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और ये इसका सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। तो सर इसका सोल्यूशन मेरे साथ साथ नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हैप्पी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ऑन 1/4/2010। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ ग्रांट,
ठीक है जी, 1 for 2010। इसके बाद एट ₹40, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस। व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹160, ठीक है जी। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर्स, तो यहाँ पे हमारा वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर है, तो यहाँ तक है हमारा वेस्टिंग पीरियड 30 सितंबर 12 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज़ 1 ईयर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 30 सितंबर मेरे पास 13 तक ये मेरे पास यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड है, ठीक है। इसके बाद 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2012, तो 1/5/2012, तो यहाँ पे हमारे पास 300 ऑप्शन लैप्स हो चुकी हैं। इसके बाद 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज ऑन 30 जून 2013, तो यहाँ पे हमारे पास 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुई हैं। इसके बाद 100 वेस्टर्न ऑप्शंस लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज पीरियड एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 100 ऑप्शन लैप्स हो रही हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पास जर्नल एंट्रीज गिविंग सुटेबल नरेशन, तो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है, ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, हमारे पास ना मार्केट प्राइस गिवन है 160 और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी आएगी सर, हमारे पास 160 - 40 मेरे पास आ गया 120, तो ये मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन है और यही मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करेंगे। हमारा यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है सर, 120। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ, ठीक है जी। तो 31 मार्च 11, तो फर्स्ट ईयर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद 31 मार्च 12, तो हमारा यहाँ पे सेकंड ईयर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद 30 सितंबर 12, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ ईयर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस कितनी ऑफर की थी, द आंसर इज 1000। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शंस लैप्स नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे भी 1000 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे जजमेंट करेंगे, यानी कि एस्टिमेट करेंगे कि जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो हमारी कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, यानी कि कितनी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होंगी। तो मेरे पास यहाँ पे 1000 अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे यही जजमेंट करेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यही पूरी की पूरी यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है जी, यानी कि अवेलेबल होंगी जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड कितना है, 1000, ठीक है। इसके बाद टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे सर नंबर ऑफ ऑप्शंस, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड, यहाँ पे कितना है 120, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना है सर 2.5, ठीक है जी, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, यहाँ तक हमारे पास 1 साल कंप्लीट हो चुका है, इनटू 1, तो मेरे पास आ गया 48,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, यहाँ पे हमारे पास नील है, तो कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ 48,000 - 0 यानी कि नील, तो मेरे पास आ गया 48,000। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 11 एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यहाँ पे 48,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे 48,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। इसके बाद ये जो एक्सपेंस है हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 11 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट 48,000 टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे सर हमारे पास आएगा 48,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे सेकंड ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 12 को। तो अब यहाँ पे कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है, द आंसर इज 1000, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लैप्स नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास यही 1000 ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके बाद हम यहाँ पे जजमेंट करते हैं, यानी कि एस्टिमेट करते हैं जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो बेस्ट जजमेंट यही है, ये पूरी की पूरी अवेलेबल होंगी 1000। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 12 नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड हमारे पास आ गया 1000, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो मेरे पास आ गया था नंबर ऑफ ऑप्शंस 1000 इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे कितना है 120 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना है 2.5 इनटू 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड यहाँ तक हमारे पास 2 साल हो चुके हैं, तो इनटू कर दिया 2, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया 96,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली हमने पहले यहाँ पे 48,000 रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, तो मेरे पास 96,000 - 48,000 मेरे पास आ गया 48,000।
क्लियर है, ये हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी जनरलिटी 31 मार्च 12 सर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट करके आएगा 48,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट मेरे पास आएगा 48,000 बीइंग एक्सपेंस से रिकॉग्नाइज। इसके बाद 31 मार्च 12 अब हम यहाँ पे एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट 48,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे आ गया सर मेरे पास 48,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली, अब हमारा नेक्स्ट हाफ ईयर कंप्लीट होता है 30 सितंबर 12 को, क्योंकि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर है। तो नेक्स्ट हाफ ईयर हमारे पास यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑप्शंस वेस्ट हुई हैं दान से 700। सर ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे हमारे पास 1000 अवेलेबल थी, इसके बाद 300 हमारे पास यहाँ पे लैप्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पे 700 ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पे वेस्ट हुई हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 सितंबर हमारे पास 12, नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड हमारे पास कितनी है 700। ठीक है जी, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो नंबर ऑफ ऑप्शन 700 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास कितना है 120 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 2.5 इंटू करूँगा सर 2.5 बिकॉज यहाँ तक हमारे पास 2.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, अब मेरे पास आ गया 84,000। अब देखो यहाँ पे कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, तो हमने अभी तक कितना रिकॉग्नाइज कर लिया है? पहले 48,000 पहले साल में, 48,000 हमारे पास दूसरे साल में, तो टोटल आ गया मेरे पास 96,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 84,000 और यहाँ पे हमारे पास 96,000। तो कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ गया सर। मेरे पास यहाँ पे 84,000 माइनस 96,000, तो मेरे पास यहाँ पे खर्चा सर नेगेटिव आ गया 12,000। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैसे होगी? अब यहाँ पे इसको बहुत बहुत अच्छे से देखना। सो अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव खर्चा है सर 12,000 का। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री पास ऑन करनी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री पास ऑन कैसे करते हैं, इसको बहुत बहुत अच्छे से सुनना। देखो जितनी अमाउंट का हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव खर्चा है, उतनी अमाउंट से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज कैसे करते हैं सर? डेबिट करके। ठीक है, इसके बाद इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये देखो हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनेगी 30 सितंबर 12 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट सर कितने से 12,000। यहाँ पे देखो ये 12,000 है, तो हमारे पास आ गया 12,000। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं टू जनरल रिजर्व अकाउंट। मेरे पास आ गया 12,000 बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ट्रांसफर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री करते हैं। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल हमारे पास कंप्लीट है। सो इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे 30 जून 13, क्योंकि हमने यहाँ तक तो वर्किंग कर ली। इसके बाद यहाँ पे 30 जून 13 है और यहाँ पे हमारी 600 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है। तो अब हमने इसकी जनरल एंट्री पास ऑन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे सर? डेबिट करके। किस अमाउंट से करेंगे? हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड कितना करेंगे, वो हमारे पास कितना है 120। ठीक है जी, इसको करके हम यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी उस अमाउंट से हम यहाँ पे इसको डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 30 जून 13, ठीक है जी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 600 हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन है। इनटू करूँगा कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है सर 120, तो मेरे पास डेबिट करके ये अमाउंट आ गई सर 72,000। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद जो हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव की है, अब हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। बैंक अकाउंट मेरे पास यहाँ पे देखो ऑप्शन कितनी एक्सरसाइज हुई है 600। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज प्राइस कितना है हमारे पास यहाँ पे 40। ठीक है जी, तो 600 इंटू 40 मेरे पास अगर डेबिट करके 24,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे शेयर इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुई हैं, तो हम यहाँ पे 600 शेयर इशू करेंगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मेरे पास अगर 600। ठीक है, इंटू करूँगा 10। यहाँ पे देखो हमारे पास ना पूरे क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि शेयर की फेस वैल्यू 10 है और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरे पास अगर इंटू 10, तो 600 इंटू 10 मेरे पास अगर 6,000। इसके बाद टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 600 इंटू 150 मेरे पास अगर 90,000। तो यहाँ पे देखो ये सर 120 और 40 160 मेरे पास डेबिट हो रहा है। ठीक है, और क्रेडिट यहाँ पे 10 हो रहा है, तो बैलेंस फिगर यहाँ पे 150 आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, बीइंग ऑप्शंस एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन कर दी और हमारा अब यहाँ तक ये काम बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है।
सो अब इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 30 सितंबर 13, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 30 सितंबर 13, तो यहाँ पे हमारे पास 100 ऑप्शंस लैप्स हुई हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी जनरेटिव पास ऑन करनी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी जनरेटिव पास ऑन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे सर, डेबिट करके, ठीक है जी। किस अमाउंट से करेंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड, जो कि हमारे पास 120 है, वो हम यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उस अमाउंट से हम यहाँ पे इसको डिक्रीज करेंगे। इसके बाद इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे इसकी जनरेटिव 30 सितंबर 13 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स 100 इंटू 120 डेबिट करके आ गया 12,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट। हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया 12,000 बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है जी। बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी जनरल एंट्री पास ऑन कर दी और हमने यहाँ पे जनरल एंट्रीज ही पास ऑन करनी थी इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे इसकी जनरल एंट्रीज सभी की सभी बिल्कुल कंप्लीट है और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सल्यूशन है। ये सर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इसी का सल्यूशन है। ये सर पूरा का पूरा इसी का सल्यूशन है। तो मेरे साथ साथ इसका सल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सोनी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10, ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास यहाँ पे फेस वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2010। तो 1 अक्टूबर 2010 हो गया हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट ₹80 हो गया हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 170, ठीक है जी। द वेस्टिंग पीरियड इज़ 4.5 ईयर। तो अगर 4.5 ईयर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा वेस्टिंग पीरियड बनेगा 31 मार्च 15 तक, ठीक है जी। इसके बाद 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 1 दिसंबर 2012। तो 1 दिसंबर 2012 हमारे पास यहाँ पे 4,000 ऑप्शन लेफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद 3,000 ऑप्शन वर एक्सरसाइज ऑन 30 सितंबर 2015। तो 30 सितंबर 2015 यहाँ पे 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुई है। इसके बाद एंड 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। अब यहाँ पे देखो मेन चीज़, क्वेश्चन में ना एक्सरसाइज पीरियड गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे हमारा एक्सरसाइज पीरियड ना 1 ईयर है। तो यहाँ पे हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हमने अज्यूम किया कि हमारा एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर है तो वो वहाँ यहाँ पे कंप्लीट होगा 31 मार्च 16 को। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट हुई होगी सर 31 मार्च 16 को, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पास ऑन करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ना मार्केट प्राइस गिवन है 170, ठीक है जी। तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगी, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है जी, 170 माइनस एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितना है यहाँ पे 80। तो मेरे पास यहाँ पे 170 माइनस 80, तो मेरे पास यहाँ पे अगर 90, तो 90 मेरे पास हो गया सर यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ये होगा मेरे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 11, तो पहले 6 महीने हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमने लिख दिया 31 मार्च 11। इसके बाद अगला साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो हमने लिख दिया 31 मार्च 12। इसके बाद अगला साल यहाँ पे 31 मार्च 13। इसके बाद अगला साल यहाँ पे 31 मार्च 14। इसके बाद अगला साल यहाँ पे तो 31 मार्च 15। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे खड़े हैं 31 मार्च 11 पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कितनी अवेलेबल है, द आंसर इज 8,000 एज इट इज़ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे 8,000 ऑफर हुई थी। तो इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लैप्स नहीं हुई है, तो यहाँ पे एज इट इज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम यहाँ पे खड़े होकर ये एस्टिमेट करेंगे, यानी कि जजमेंट करेंगे कि जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, यानी कि 31 मार्च 15, तो उस टाइम हमारी कितनी ऑप्शन वेस्ट होंगी, यानी कि अवेलेबल होंगी। तो हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 8,000 ऑप्शन जो है यही यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, यानी कि अवेलेबल होंगी। क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड यहाँ पे 8,000, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, ठीक है जी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है जी, 8,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे कितना है 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना है 4.5 ईयर, इंटू
0.5 क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 6 महीने ही कंप्लीट होते हैं, यानी कि हाफ ईयर ही कंप्लीट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास आ गया 80,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नील आ गया। कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, तो यहाँ पे 80,000 माइनस नील यानी कि 0, तो मेरे पास आ गया 80,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे जनरलिटी पास ऑन कर देते हैं। 31 मार्च 11 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना सर 80,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मेरे पास आ गया यहाँ पे 80,000 बीइंग एक्सपेंस से रिकॉग्नाइज। अब हम यहाँ पे एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 11 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट आ गया सर 80,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे आ गया सर 80,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 12, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे पास कितनी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगी सर 8,000, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लैप्स नहीं हुई है, तो यहाँ पे 8,000 अवेलेबल होंगी। तो अब हम यहाँ पे खड़े होकर ये जज करेंगे, यानी कि एस्टिमेट करेंगे कि जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, यानी कि 31 मार्च 15 को, तो कितनी ऑप्शन यहाँ पे वेस्ट होंगी, यानी कि अवेलेबल होंगी। तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि यही यहाँ पे अवेलेबल होंगी, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे 8,000 के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 12, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, ठीक है जी, 31 मार्च 12, तो हमारे पास आ गया 8,000। इसके बाद टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे आ गया सर 8,000 इंटू 90, क्योंकि हमारा कंपनसेशन प्रोवाइडर 90 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड यानी कि 4.5, ठीक है जी, इंटू करूँगा यहाँ पे 1.5। सर 1.5 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ तक हमारा कितने साल कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 1.5 ईयर ही कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1.5, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, तो यहाँ तक हमारे पास 1.5 ईयर ही कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1.5, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया अब यहाँ पे 2,40,000। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, तो हमने यहाँ पे पिछले साल रिकॉग्नाइज किया है ये 80,000, तो यहाँ पे 2,40,000 माइनस 80,000, तो मेरे पास आ गया 1,60,000 कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ। तो हम यहाँ पे इस साल 1,60,000 हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जनरेटी आ जाएगी 31 मार्च 12 में एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मेरे पास आ गया 1,60,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। अब हम यहाँ पे एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 12 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट आ गया सर 1,60,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे आ गया सर 1,60,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे 31 मार्च 13, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 31 मार्च 13। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? द आंसर इज सर 4,000, बिल्कुल 4,000 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि 4,000 तो यहाँ पे लेफ्ट हो चुकी हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 4,000 अवेलेबल है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे खड़े होकर ये जज करेंगे कि जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे कितनी ऑप्शन वेस्ट होंगी, यानी कि अवेलेबल होंगी। तो और हमारे पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि यही हमारे पास यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगी, यानी कि अवेलेबल होंगी जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा। ये 4,000 ही अवेलेबल होंगी। क्लियर है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 13 नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड मेरे पास आ गया 4,000 टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे गया सर 4,000 नंबर ऑफ ऑप्शन इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड यहाँ पे 98 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 4.5 इंटू 2.5, क्योंकि सर यहाँ तक हमारे पास 2.5 ईयर ही कंप्लीट होते हैं, तो मेरे पास आ गया 2.5, मेरे पास आ गया 2 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, तो सर पहले कितना रिकॉर्ड हुआ? तो देखो यहाँ पे हमने 80,000 रिकॉर्ड किया, फिर 160, तो मेरे पास टोटल करके आ गया 240। तो यहाँ पे सर हमने 240 प्रीवियसली रिकॉग्नाइज किया है। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, तो अब हम यहाँ पे कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? तो मेरे पास देखो ये 2 लाख माइनस 240, तो मेरे पास 40,000 का यहाँ पे नेगेटिव खर्चा आ गया। सर नेगेटिव खर्चा आ गया मेरे पास 40,000 का। तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव खर्चा आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जितना हमारा नेगेटिव खर्चा है उस अमाउंट से हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे सर डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे? डेबिट करके। इसके बाद इसको हम यहाँ पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 13 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। सर कितने से? ये देखो हमारे पास नेगेटिव खर्चा है 40,000 का, तो मेरे पास आ गया 40,000, ठीक है जी। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, हमने यहाँ पे इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 40,000 बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जी। तो अब हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 14, क्योंकि यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 31 मार्च 14, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? द आंसर इज 4,000। यहाँ पे भी यही थी और यहाँ पे भी यही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन लैप्स नहीं हुई है, तो यहाँ पे 4,000 अवेलेबल है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम यहाँ पे जज करेंगे यानी कि एस्टिमेट करेंगे जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा यानी कि 31 मार्च 15 को, तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस वेस्ट होंगी यानी कि अवेलेबल होंगी। तो हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे यही ज्यूम करेंगे 4000 ऑप्शन ही यहाँ पे वेस्ट होंगी यानी कि अवेलेबल होंगी। तो अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 14 तो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड मेरे पास आ गया 4000, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे 4000 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 3.5, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 3.5 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरे पास आ गया यहाँ पे 280, ठीक है। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, तो सर पहले कितना रिकॉर्ड हुआ है, अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे देखना। देखो पहले हमने रिकॉर्ड किया 80,000, इसके बाद ये 160 और इसके बाद ये 40,000 का नेगेटिव रिकॉर्ड किया है। तो 80,000 प्लस 160 मेरे पास आ गया 240। इसके बाद ये हमारे पास नेगेटिव है, तो मेरे पास अगर मैं इनको नेट कर दूँ तो मेरे पास 2 लाख ही बनता है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये 80,000 प्लस 160 तो मेरे पास आ गया 240। इसके बाद हमने यहाँ पे 40,000 का नेगेटिव रिकॉर्ड किया है। तो अगर ये नेगेटिव रिकॉर्ड किया है तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों का नेट कर दे तो मेरे पास यहाँ पे 240 माइनस 40 तो मेरे पास यहाँ पे 2 लाख ही आ रहा है। क्लियर है, 2,40,000 माइनस 40,000, 40,000 हम माइनस क्यों करें, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव खर्चा रिकॉर्ड किया है 40,000 का, तो ये हम यहाँ से माइनस करें तो मेरे पास अगर 2 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 2,80,000 माइनस 2 लाख, तो मेरे पास यहाँ पे कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ आ गया मेरे पास 80,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो सर इसकी एंट्री ये रही हमारे पास 31 मार्च 14, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट 80,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे आएगा 80,000 बीइंग एक्सपेंस से रिकॉग्नाइज। अब हम यहाँ पे इसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 14 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट आ गया सर 80,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे आएगा 80,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़, ये सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 15, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 31 मार्च 15 और यहाँ पे हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सर कितनी ऑप्शन वेस्ट हुई होंगी, तो यहाँ पे देखो ये 4000 अवेलेबल थी, इसके बाद कोई यहाँ पे लैप्स नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास 4000 ही वेस्ट हुई होंगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 31 मार्च 15 नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड मेरे पास आ गया 4000, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे 4000 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 4.5, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 4.5 ईयर्स ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे 360 कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली। तो अब यहाँ पे देखो हमने पहले 80,000 रिकॉर्ड किया, इसके बाद 160 तो मेरे पास आ गया 240। इसके बाद ये हो गया 40,000 नेगेटिव, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 लाख। तो 80,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसके बाद तो मेरे पास आ गया 280। तो टोटल मेरे पास 280 आ गया सर, ये बिल्कुल नेट है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास आ गया 240, ये 40,000 माइनस किया, मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 लाख। इसके बाद इसमें 80,000 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 280। क्लियर है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद 360 माइनस 280 तो मेरे पास कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ मेरे पास आ गया 80,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसकी जनरलिटी पास ऑन कर देते हैं। तो 31 मार्च 15 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट आ गया सर 80,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे आ गया सर 80,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। अब हम यहाँ पे एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 15 P&L अकाउंट यहाँ पे सर डेबिट आ गया 80,000 टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे आ गया सर 80,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 30 सितंबर 15, तो यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 30 सितंबर 15, तो यहाँ पे हमारे पास 3000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुई हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसकी जनरलिटी पास ऑन करनी है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे, डेबिट करके। किस अमाउंट से, हम यहाँ पे 3000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास यहाँ पे कितना 90, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी उस अमाउंट से हम यहाँ पे इसको डिक्रीज करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे इसकी जनरलिटी 30 सितंबर 15 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 3000 इंटू 90 डेबिट करके मेरे पास आ गया 270। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव की है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं बैंक अकाउंट। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कितनी एक्सरसाइज हुई है, द आंसर इज 3000, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे 80 है, ठीक है जी। तो 3000 इंटू 80 मेरे पास आ गया यहाँ पे डेबिट करके 240। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे शेयर इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे 3000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुई है, तो हम यहाँ पे 3000 शेयर इशू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे हमारे
हमारे पास देखो नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे 10 है, यानी कि फेस वैल्यू 10 है, तो 3000 इंटू 10 मेरे पास आ गया 30,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 3000 इंटू 160 मेरे पास आ गया 480 बीइंग ऑप्शन एक्सरसाइज। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैसे आया, तो यहाँ पे देखो 90 और 80 मेरे पास यहाँ पे 170 ये डेबिट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 10, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरे पास 160, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ये एंट्री कंप्लीट है, और अगर मैं कहूँ यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 16, क्योंकि यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली, तो यहाँ पे हमारे पास 1000 ऑप्शंस लैप्स हुई हैं। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे इसकी जनरलिटी पास ऑन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे, डेबिट करके, किस अमाउंट से, 1000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास कितना है 90, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करके हम यहाँ पे उस अमाउंट से इसको यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे और फिर इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे 31 मार्च 16 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1000 इंटू 90 डेबिट आ गया मेरे पास यहाँ पे 90,000। अब हम यहाँ पे इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं टू जनरल रिजर्व अकाउंट 90,000 बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली, तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल कंप्लीट है। और यहाँ पे हमने जनरल पास ऑन करनी थी और ये हमने यहाँ पे कर दी, और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है, तो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रेम लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे 100 इंटू 1000 हमारे पास 1 लाख आ गया। ठीक है जी, ऑन 1/4/2011, तो यानी कि 1/4/11 है हमारे पास डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ₹20, तो 20 हो गया हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज़ वेस्टेड। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ ₹50 ईच। दीज ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 इफ़ द अर्निंग ऑफ द प्रेम लिमिटेड इज़ 16%। ठीक है, अगर हमारी अर्निंग, प्रेम लिमिटेड की अर्निंग यहाँ पे 16% है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ईयर के एंड में ही वेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये गिवन है, फॉलोइंग वर द अर्निंग्स ऑफ प्रेम लिमिटेड इन द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, ईयर एंडेड ऑन, और यहाँ पे अर्निंग इन परसेंटेज, तो 31 मार्च 2012 यहाँ पे अर्निंग कितनी है 14%। तो ये हमारे पास 16% नहीं है, इसका मतलब पहले साल के एंड में तो ये ऑप्शंस वेस्ट पक्का नहीं होगी। यहाँ पे सर ये चीज़ तो क्लियर है। इसके बाद, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 2 इफ़ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज़ 13%। अगर हमारे पास यहाँ पे एवरेज अर्निंग 2 साल की 13% है, तो ये सेकंड ईयर के एंड में वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 2013 की अर्निंग कितनी है 10%। ठीक है, तो 14 + 10 मेरे पास आ गया 24%। ठीक है जी, अब मैं करूँगा इनकी एवरेज, तो डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास यहाँ पे आ गया 12%। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सालों की अर्निंग की एवरेज यहाँ पे 12% आ रही है, और ये कह रहा है अगर 13% है तो ही हमारे पास यहाँ पे वेस्ट होंगी सेकंड ईयर के एंड में। तो हमारे पास यहाँ पे 13% नहीं है, तो इसका मतलब ये सेकंड ईयर के एंड में भी वेस्ट नहीं होगी। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है जी। इसके बाद, और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इफ़ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर्स विल बी 10%। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 2014 को अर्निंग कितनी है 7%, तो 14% + 10% + 7% मेरे पास आ गया यहाँ पे 31%। ठीक है, डिवाइडेड बाय करूँगा मैं 3, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास 3 साल है, तो मेरे पास आ गया 10.333%। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 10% से ज़्यादा है, और ये कह रहा है अगर 10% है तो हमारे पास थर्ड ईयर के एंड में ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगी। तो एवरेज अर्निंग अब यहाँ पे तीनों सालों की 10% से ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे थर्ड ईयर के एंड में वेस्ट हो जाएंगी। क्लियर है, तो अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये थर्ड ईयर के एंड में वेस्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 31 मार्च 2012। तो यहाँ पे हमारे पास 5000 ऑप्शंस लेफ्ट हो रही हैं। इसके बाद 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लेफ्ट ऑन 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे हमारे पास 4000 हो रही है। इसके बाद एंड फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 31 मार्च 2014। तो यहाँ पे हमारे पास 3500 हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये हमने देख लिया था। इसके बाद देखो 850 एम्प्लॉयज़
एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शंस विद इन अ ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास लैप्स हो रही हैं, ठीक है जी, सॉरी वेस्ट हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है सर ऑप्शन ये यहाँ पे हमारे पास वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे 31 मार्च 14 को हमारे पास यहाँ पे अगर ऑप्शंस वेस्ट होंगी और एक्सरसाइज पीरियड हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर है तो यहाँ तक बनेगा हमारा एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है जी। दोबारा रीड करो यहाँ पे, ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज़ वेस्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वेस्ट हो रही हैं तो इसके 1 साल हमारे पास यहाँ पे बनेगा एक्सरसाइज पीरियड। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड, और एक्सरसाइज पीरियड हमारा 31 मार्च 15 तक होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 मार्च 15 तक हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड होगा। और ये कह रहा है 850 एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शंस विद इन अ ईयर। तो यहाँ पे इस साल में ये जो है 850 एम्प्लॉयज़ अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है जी। 850 तो यहाँ पे पर एम्प्लॉय कितना है, यहाँ पे 100। तो 850 इंटू 100 मेरे पास आ गया 85,000। इसका मतलब 85,000 ऑप्शंस इस साल में एक्सरसाइज होंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एंड रिमेनिंग ऑप्शंस वर अनएक्सरसाइज्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो यहाँ पे अनएक्सरसाइज रहेंगी। तो क्या होगा सर, यहाँ पे जाके फिर वो लैप्स हो जाएंगी, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी है, अब यहाँ पे इसको अच्छे से सुनना। देखो 100 इंटू 1000 तो 1 लाख ऑप्शंस यहाँ पे ऑफर हुई थी। 5000 यहाँ पे लैप्स होगी, 4000 यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 9000। इसके बाद 3500 यहाँ पे लैप्स होगी, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल हो गया 12,500। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 1 लाख माइनस 12,500 तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 87,500 जो ऑप्शन है वो यहाँ पे वेस्ट हुई होंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 लाख हमने ऑफर की, 5000 यहाँ पे लैप्स होगी, ठीक है जी, 4000 यहाँ पे और 3500 यहाँ पे। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 12,500 टोटल लैप्स हो चुकी हैं। इसके बाद 87,500 ही यहाँ पे वेस्ट हुई होंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 85,000 इसमें से हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज होगी, तो रिमेनिंग कितनी बच गई सर, 2500 जो कि यहाँ पे जाके लैप्स होंगे। इसमें कोई दिक्कत, अब मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद हमने करना क्या है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। हमने यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास ऑन करनी है। क्लियर है, क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिवन है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है जी, 50 माइनस एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितना है 20। तो 50 माइनस 20 मेरे पास आ गया 30। तो 30 है मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो यही बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड, और हम इसके अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है 30। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ, ठीक है जी। तो 31 मार्च 12 यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 13 यहाँ पे हमारा सेकंड ईयर, 31 मार्च 14 यहाँ पे हमारा थर्ड ईयर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं सर 31 मार्च 12, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पे ऑप्शंस कितनी अवेलेबल हैं, देखो 1 लाख हमने ऑप्शंस ऑफर की थी, 5000 यहाँ पे हमारे पास लैप्स होगी, तो 95,000 हमारे पास अवेलेबल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो यहाँ पे मेन चीज़, मैं सर यहाँ पे खड़ा हूँ फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो मेरे पास अर्निंग इतनी नहीं है कि मेरी ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास वेस्ट हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास अर्निंग इतनी नहीं है कि ऑप्शन हमारे पास वेस्ट हो जाए, तो यहाँ पे तो वेस्ट नहीं होंगी। अब सुनो मेन चीज़, मैं सर यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मुझे फ्यूचर नहीं पता, मुझे यहाँ पे फ्यूचर नहीं पता, तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा होकर 31 मार्च 12 को खड़ा होकर ये एस्टिमेट करूँगा कि 31 मार्च 13 जब मेरा यहाँ पे ईयर ख़त्म होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर मेरा जब यहाँ पे ख़त्म होगा, तो मेरे पास इतनी अर्निंग होगी कि मेरे पास यहाँ पे एवरेज 13% बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ये मेरी यहाँ पे 95,000 जो ऑप्शन है ये मेरे पास नेक्स्ट ईयर में वेस्ट हो जाएंगी। क्लियर है, मैं ये एस्टिमेट करूँगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 31 मार्च 12 को, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे खड़ा होके, अब मुझे फ्यूचर तो पता नहीं है, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे खड़ा होके ये जजमेंट करूँगा कि नेक्स्ट ईयर में मेरे पास अर्निंग इतनी होगी कि मेरे पास यहाँ पे एवरेज अर्निंग 13% बन जाएगी, और ये जो मेरे पास 95,000 ऑप्शन है ये मेरे पास नेक्स्ट ईयर में वेस्ट हो जाएंगे।
क्लियर है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखना। सो 31 मार्च 12 नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड यहाँ पे आ गया 95,000, ठीक है जी। टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं सर 95,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है 30, यहाँ पे देखो 50 माइनस 20, मेरे पास आ गया यहाँ पे 30, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, तो वेस्टिंग पीरियड कितना होगा 2 ईयर्स। देखो यहाँ पे अब मेरी बात बहुत अच्छे सुनना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे ये एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मेरे नेक्स्ट ईयर में अर्निंग इतनी होगी कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड ईयर के एंड में ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे जजमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास फिर यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में मेरी ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करूँगा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए तो ये चीज़ तो फ्यूचर है ना, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे जजमेंट क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये जजमेंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में मेरे पास अर्निंग इतनी होगी कि मेरी ये जो ऑप्शन है ये सेकंड ईयर के लास्ट में, सेकंड ईयर के एंड में वेस्ट हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स बनेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। तो इंटू करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, तो यहाँ तक हमारे पास 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया सर इंटू 1 और मेरे पास यहाँ पे अब आ गया 14,25,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 14,25,000 आ गया। कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली यहाँ पे हमारे पास नील है, तो यही बन जाएगा कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ। तो 14,25,000 माइनस यहाँ पे आ जाएगा नील, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 14,25,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जनरल एंट्री पास ऑन कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया सर 31 मार्च 12 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 14,25,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यहाँ पे आ गया सर 14,25,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। अब हम यहाँ पे इसको P&L में भी ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 12 P&L अकाउंट डेबिट मेरे पास आ गया 14,25,000 टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे आएगा 14,25,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सर यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर ली। सो इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे 31 मार्च 13, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 31 मार्च 13, तो यहाँ पे मेरे पास 4,000 ऑप्शंस और लैप्स होगी। देखो अब मेरे पास 95,000 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल थी, 4,000 यहाँ पे लैप्स होगी। इसका मतलब मेरे पास अब यहाँ पे 91,000 अवेलेबल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 31 मार्च 13 पे, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे अर्निंग इतनी नहीं है कि यहाँ पे मेरी ऑप्शंस बेस्ट हो, ठीक है जी। मेरे पास अब यहाँ पे अर्निंग इतनी नहीं है कि मेरी एवरेज अर्निंग 13% बन जाए और यहाँ पे मेरी ऑप्शन वेस्ट हो जाए, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये जजमेंट करूँगा कि नेक्स्ट ईयर में मेरी अर्निंग इतनी होगी कि मेरे पास यहाँ पे तीनों सालों की मिला के एवरेज अर्निंग इतनी बन जाएगी कि यहाँ पे मेरी ये ऑप्शन वेस्ट हो जाए। यानी कि मेरे पास यहाँ पे मैं अब यहाँ पे खड़ा होकर ये जजमेंट करूँगा कि नेक्स्ट ईयर में मेरी अर्निंग इतनी होगी कि तीनों सालों को मिला के यहाँ पे एवरेज अर्निंग 10% बड़ी ईजिली बन जाएगी और मेरी ये जो ऑप्शन है 91,000 ये सर मेरे पास थर्ड ईयर के एंड में वेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे 91,000 के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूँगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 13, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड मेरे पास यहाँ पे आ गया 91,000। तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो 91,000, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है 30 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये जजमेंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगी, तो यहाँ तक तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1 साल है, तो यहाँ पे फिर वेस्टिंग पीरियड 3 साल बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये जजमेंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में मेरे पास ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगी, तो सर इसका मतलब यहाँ तक फिर मेरे पास ऑप्शन वेस्ट होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास फिर 3 साल बन जाएगा वेस्टिंग पीरियड। तो अब हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे इंटू यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इंटू कर दिया 2, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास आ गया 18,20,000, ठीक है जी। तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ मेरे पास आ गया 18,20,000। कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली मेरे पास है सर, यहाँ पे देखो हमने ये रिकॉग्नाइज किया था पिछले साल, तो मेरे पास आ गया 14,25,000। 18,20,000 में से ये 14,25,000 हम माइनस करेंगे, मेरे पास आ गया 3,95,000 कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली जनरल पास ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 13 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट
डेबिट 3,95,000, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3,95,000, ठीक है जी। इसके बाद टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट मेरे पास आ गया 3,95,000 बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। अब हम यहाँ पे इस एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। 31 मार्च 13 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट 3,95,000 टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे गया 3,95,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 14, तो यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद है 31 मार्च 14, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस और कितनी लैप्स होगी 3,500, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कितनी अवेलेबल थी 91,000, तो यहाँ पे हमारे पास 3,500 और लैप्स होगी। तो इसका मतलब अब मेरे पास 87,500 यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यानी कि थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एवरेज अर्निंग इतनी है जो कि 10% यहाँ पे बन रही है। तो अब मेरी ऑप्शंस यहाँ पे वेस्ट होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो हमारी एवरेज अर्निंग यहाँ पे 10.3333% आई थी। तो ये हमारे पास ये 10% से ज़्यादा है। तो अब मेरी ऑप्शन यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगी और यहाँ पे ऑप्शन कितनी वेस्ट होंगी जो यहाँ पे अवेलेबल है 87,500। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 14 नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, तो मेरे पास आ गया 87,500, ठीक है जी। तो 87,500 टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ, तो यहाँ पे अगर सर नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी है 87,500, ठीक है जी। इनटू करूँगा कंपनसेशन प्रोवाइड, वो यहाँ पे कितना है 30 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड मेरा यहाँ पे 3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे मेरी ऑप्शंस वेस्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे मेरे पास 3 साल कंप्लीट होते हैं, तो ये मेरा अब यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड बन जाएगा 3 साल, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, क्योंकि सर यहाँ तक हमारे पास 3 साल कंप्लीट होते हैं, तो इंटू करूँगा 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल नाउ कितना आ गया 26,25,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, तो पहले साल इतना है, दूसरा साल इतना है। अब हम यहाँ पे इसका करेंगे टोटल, मेरे पास आ गया 18,20,000, ठीक है जी। इसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज नाउ, तो 26,25,000 में से 18,20,000 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो मेरे पास आ गया 8,05,000 जो हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी जनरेटिव पास ऑन कर देते हैं। तो 31 मार्च 14 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस काउंट डेबिट 8,05,000, तो यहाँ पे हमारे पास 8,05,000 है। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट मेरे पास आ गया 8,05,000, ठीक है जी। बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 31 मार्च 14 P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट 8,05,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे 8,05,000 बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज हुई हैं। देखो यहाँ तक तो हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 85,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुई हैं। अब हम यहाँ पे इसकी जनरेटिव पास ऑन कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है इसको यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे, डेबिट करके। अच्छा जी, अब किस अमाउंट से करेंगे, 85,000 इंटू कंपनसेशन प्रोवाइड की कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी उससे इसको यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे 1/4/14 टू 31 मार्च 15, ये हमने क्यों लिखा है, देखो इसने कहा है 850 एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन, यानी कि 850 एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली कितनी ऑप्शंस बनेगी 85,000, ठीक है जी। एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन, ठीक है, विद इन अ ईयर, यहाँ पे कहा है कि विद इन अ ईयर। अब यहाँ पे प्रॉपर डेट नहीं बताई है कि कब इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा साल लिख दिया 1/4/14 से लेकर 31 मार्च 15 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कितनी है 85,000 इंटू करूँगा कंपनसेशन प्रोवाइड कितना है यहाँ पे 30, तो 85,000 इंटू 30 डेबिट करके मेरे पास आ गया 25,50,000, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब जो हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव की है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पे अमाउंट कितनी रिसीव करेंगे 85,000, ठीक है जी। एक्सरसाइज प्राइस कितना है हमारे पास 20, तो 85,000 इंटू 20 मेरे पास अब यहाँ पे आ गया डेबिट करके 17 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे शेयर इशू कर देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस कितनी एक्सरसाइज हुई है 85,000, तो हम यहाँ पे 85,000 शेयर इशू करेंगे, तो 85,000, ठीक है जी, इंटू करेंगे 10। देखो मेरे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना फेस वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो इंटू करूँगा 10, मेरे पास आ गया 8,50,000। इसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
85,000 इंटू 40 मेरे पास आ गया 34 लाख बीइंग ऑप्शन एक्सरसाइज। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया, तो देखो मेरे पास यहाँ पे 30 और 20, 50 यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसके बाद 10 हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो बैलेंस फिगर यहाँ पे 40 हमारा क्रेडिट होगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, बीइंग ऑप्शन एक्सरसाइज। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज हुई है, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, इसकी हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पास ऑन कर दी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 15, तो यहाँ पे हमारी 2500 ऑप्शन लैप्स हुई हैं। देखो यहाँ पे 87,500 ऑप्शन हमारी वेस्ट हुई थी, उसमें से इतनी 85,000 हमारी एक्सरसाइज होगी, तो बच कितनी की 2500, तो ये यहाँ पे हमारे पास लैप्स हुई हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे लैप्स होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जनरलिटी पास ऑन करेंगे। तो जनरलिटी पास ऑन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे, ऐसा डेबिट करके। ठीक है जी, किस अमाउंट से करेंगे, 2500 यानी कि नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू कंपनसेशन प्रोवाइड हमारे पास कितना है 30, तो उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको डिक्रीज करेंगे और फिर इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 15 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है जी, तो 2500 यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, इंटू करूँगा 30 जो कि हमारे पास कंपनसेशन प्रोवाइड है, डेबिट करके आ गया 75,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूँ टू जनरल रिजर्व अकाउंट। मेरे पास आ गया 75,000 बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने ये पास ऑन कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और है नहीं, और यहाँ पे हमने जनरल एंट्री पास ऑन करनी थी, और यहाँ पे हमने सभी की सभी जनरल एंट्री सर, ये सभी की सभी जनरल एंट्री पास ऑन कर दी। और इसी के साथ सर हमारा ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें जनरल एंट्री पास ऑन करनी थी और ये हमने यहाँ पे कर दी, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ईसॉप्स व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज गिवन बिल्कुल कंप्लीट है। हमने इसकी सारी चीज़ें कर ली और यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।